आज हम लोग कैपिटल बजटिंग डिस्कस करेंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कॉस्टिंग के पेपर में इसमें मिलेगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आपका, तो 20 मार्क्स आपको एक ही इसमें मिलना ही मिलना। इसमें पूरा वैसे तो एक क्वेश्चन ही आता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कुछ थ्योरी इसके साथ लगा दी जाए, लाइक 15 या 17 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, उसके साथ कोई पीवी फैक्टर या कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग का या कुछ और आपको थ्योरी हो सकता है आजकल अटैच कर रहे हैं, तो कुछ थ्योरी मिल सकती है। वैसे 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन ही आता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। दिस इज पार्ट ऑफ एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है जी। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही एक ही चैप्टर है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना, हर बार आता है। मतलब ये मतलब कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप बीकॉम में जाते हो, बीकॉम आप जो है एडवांस कोर्स होता है, सीए वगैरह होता है, सीएफए का कोर्स होता है, कोई भी कोर्स होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन से रिलेटेड चीजें होंगी, कैपिटल बजटिंग का चैप्टर जरूर पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग से मतलब ये है कि आपको पहली बात तो बजटिंग करनी है, किस चीज की प्लान करना है, किस चीज का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है कि कैपिटल आप जो है कहाँ इन्वेस्ट करें, पैसे कहाँ लगाएं, जो बड़े बड़े पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं वो कहाँ पे लगाएं, वो डिसीजन आपको लेना है। तो आप किसी शेयर बुकिंग कंपनी में जा सकते हैं, किसी कंपनी में जहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहां पे आपका काम हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें आपकी राय ली जा सकती है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है एक्चुअली इसकी, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि एक प्रोजेक्ट ये है, दूसरा प्रोजेक्ट ये, दोनों में से कौन सा लिया जाए, ठीक है। परचेज के टाइम पे हम लोग भी काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ब्रांड लिया जाए। घर में टीवी लानी, फ्रिज लाना है, मकान खरीदना है, आपको कार खरीदनी, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा हम लें। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा कंसेप्ट अलग होता है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से हमें इनकम मैक्सिमम हो। तो अगर उनके पास 2 3 4 5 जो भी ऑप्शंस रहते हैं, तो उनमें सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं देखने वाली। आप जो एसेट खरीद रहे हो, आपके एसेट आपके काम की है नहीं है, उसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा, उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, बहुत जल्दी ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगी, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। आप एसेट ले आए, सब कुछ ले आए, अब वो इनकम कितनी जनरेट करके देगी वो देखना होता है आपको। तो ये सारी चीजें आपको पहले से डिस्कस करनी होती है, पहले से इसका अंदाजा लगाना होता है, ठीक है। आपने इन्वेस्ट कर दिया और बाद में पूरी की पूरी वो इन्वेस्टमेंट आपकी खराब हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले प्लान करना पड़ता है, दैट इज बजटिंग। बजटिंग का मतलब है कि प्री प्लान। बजटिंग एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है, 100% एक्यूरेसी नहीं आती बजटिंग में, लेकिन आप एक प्रेडिक्शन दे पाते हो कि हाँ भाई जो हमने किया है, सिलेक्शन दिया है, वो एज पर दिस नॉर्म्स हम ये डिसीजन दे रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, उसके हिसाब से हम ये जज कर रहे हैं और ये आपके लिए ठीक होगा। जरूरी नहीं कि वो 100% श्योर हो, ठीक है जी। जैसे आजकल एग्जिट पोल्स वगैरह होते हैं, 100% श्योर नहीं होते, लेकिन आपको एक खांचा बता देते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, और रिजल्ट लगभग उसके आसपास ही आता है। उसी तरह से बजटिंग है। अब यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, कैपिटल बजटिंग का मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो फंड्स बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगने की संभावना रहती है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन लेने से पहले आपको बताना है कि ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा कंपनी के लिए, कितनी इनकम जनरेट करेगा, क्या करेगा, पहले से आपको बताना पड़ता है। भविष्य की बातें पहले बतानी पड़ती हैं। आप भी मान लो कोई LIC पॉलिसी लेते हो, आप भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें आपको बताया जाता है कि मैं आपको अभी 3 लाख रुपए लगाने हैं या उसके बाद 2 लाख रुपए लगाने हैं, फिर आपको ऐसे ऐसे इनकम आनी शुरू हो जाएगी। कुछ पेंशन प्लान बताया जाता है कि आपको 10 साल तक पैसे देने, उसके बाद हर महीने आपको 10-10 हजार रुपए मिलने लगेंगे। तो 10 हजार आपके काम का है नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या बनती है, वो सब आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो कैपिटल बजटिंग से। तो जो फ्यूचर में वैल्यू मिलने वाली है वो आज के हिसाब से कितनी उसकी वैल्यू है, क्या है फ्यूचर में, क्योंकि 1 रुपए की वैल्यू फ्यूचर में कम हो जाएगी, 1 रुपया नहीं रहेगा, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है, राइट। तो इसमें हैवी फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, पहली चीज तो ये हो गई। लॉन्ग टर्म इसका इंप्लीकेशन होगा, और आपने एक बार कुछ परचेज कर लिया, कोई बड़ा एसेट खरीद लिया, तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा कंपनी के ऊपर। अगर वो प्रोजेक्ट बैठ गया या आपने मशीनरी खरीदी वो अप टू द मार्क नहीं है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है कंपनी को। तो ये बहुत मेजर डिसीजन होते हैं, इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं कि आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो वापस नहीं ले सकते फिर उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट लग चुका होता है। डिफिकल्ट तो होते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद भी हो सकता है फेल हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जितनी एक्यूरेसी हो जाए, जितने एक्सपर्ट से बात कर ली जाए वो ज्यादा अच्छा है, तो उसमें गलती होने की संभावना कम रहती है, राइट। तो ये सब आपका जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कैपिटल बजटिंग का। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है, हम उस पर काम करेंगे, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर बात करी जाती है।
कुछ हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स आते हैं, कुछ डिपेंडेंट प्रपोजल्स आते हैं, उनमें से चूज करना होता है। कुछ ऐसा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनमें से चूज करना होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है मतलब कि एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट का कोई लेना देना नहीं। एक मशीन खरीदनी है आपको, एक बिल्डिंग खरीदनी है, कोई आपस में कोई लेन देन नहीं है। या एक मशीन खरीदनी है, एक कार खरीदनी है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट प्रपोजल्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट प्रपोजल मतलब एक अगर आप कंप्यूटर लोगे उसके साथ प्रिंटर लेना पड़ेगा। ठीक है जी, आपने कुछ मोबाइल खरीदा उसके साथ चार्जर चाहिए आपको, अब जैसे आजकल साथ में नहीं आ रहे हैं तो अटैचमेंट टाइप की चीजें चाहिए। तो इस तरह से डिपेंडेंसी एक दूसरे पे डिपेंड, एक प्रपोजल कंसेप्ट कंसिडर करोगे तो उसी से मिलता जुलता दूसरा आपको लेना पड़ता है, नहीं तो वो फिर कॉम्पेटिबिलिटी बनती नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। एक को खरीदोगे तो दूसरे को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक को कंसिडर करोगे तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को करोगे तो पहले को छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं। क्वेश्चंस में वर्डिंग यूज होती है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक को लेंगे दूसरा छोड़ना पड़ेगा, दो ही प्रोजेक्ट है आपके पास, राइट। तो यहाँ हम लोग कुछ कंसिडरेशन करते हैं, कुछ यहाँ पे टर्म्स, वैसे तो अकाउंट्स के टर्म्स हैं, कुछ नई चीज है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे पहले पता चल जाए कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट हमारे लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो उसको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स। हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे और इस पे 90% 99% न्यूमेरिकल ही आता है। कभी कभी कुछ थ्योरी पूछ लें तो आप बता सकते हो कि छोटी मोटी का 3-4 नंबर 5 नंबर की थ्योरी आ जाए तो वो भी आप लिख सकते हो इसमें। तो उतना मैंने आपके लिए तैयार किया है, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंसिडरेशन में है वो है क्या क्या टेक्निक्स हैं आपके पास, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से पहले पता तो होना चाहिए क्या क्या आप इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए, दैट इज यहाँ पे आउटफ्लो बोलते हैं उसको, आउटफ्लो बोलते हैं। आउटफ्लो कितना होगा वो पहले पता होना चाहिए। आउटफ्लो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, ठीक है, इनिशियल आउटफ्लो। आउटफ्लो को भी फिर क्या बोलते हैं? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, इनिशियल कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब सिर्फ ये है आउटगोइंग मनी, आपके पास से जो जा रही है उसका आउटफ्लो बोलते हैं। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब ये आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जरूरी नहीं इन्वेस्टमेंट शुरू में ही सारा हो जाए, हो सकता है आपने आज जो है, आज की बात कर रहे हैं तो आज T0 टाइम कहते हैं उसको, जीरो पीरियड में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है उसमें 2 साल बाद कुछ और आपको लगाना पड़े। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होती है मशीन की है, जो बिल्डिंग की है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें हो सकता है 2 साल बाद कुछ और इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होती है, वो भी इन्वेस्टमेंट में ही आता है। तो पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर फर्दर कुछ और लगाना पड़े तो वो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनिशियल कैश आउटफ्लो बोलते हैं, मतलब आउटगोइंग कैश। इसके बाद आपको बात आती है कुछ, इसमें और आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कुछ वर्किंग कैपिटल भी लगाना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है जी? वर्किंग कैपिटल आपने पढ़ा है, फंड फ्लो में पढ़ा है आपने जाके। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यही तो पढ़ा है। और इसकी जरूरत क्यों है वो बता रहा हूं मैं आपको। करंट एसेट्स में आपने क्या क्या पढ़ा है? डेटर्स हो गए, ठीक है जी, कैश हो गया, बैंक हो गया, ओके। करंट एसेट्स में और क्या हो गया आपके? बिल्स रिसीवेबल हो गए, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? स्टॉक हो गया, ठीक है ना। कुछ करंट एसेट्स हो सकते हैं जो आप बिजनेस करोगे, कुछ लायबिलिटीज हो सकती हैं, लाइक क्रेडिटर्स हैं, जिनको आप उधार माल, जिनसे आप उधार माल खरीद रहे हो, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। बिल्स पे बिल्स हो सकते हैं, ठीक है जी। कुछ आपने छोटे मोटे शॉर्ट टर्म लोन ले रखे हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले रखे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? बैंक बैलेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। इस तरह से कुछ कुछ हो सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन, और भी कुछ लायबिलिटीज आपकी छोटी मोटी हो सकती हैं, राइट। वर्किंग कैपिटल बहुत जरूरी है बिजनेस में। मान लो आपने एक बहुत बड़ी शॉप ले ली, ठीक है जी, उसमें फैन लगा दिया, ठीक है जी, फैन चल रहा है, एसी लगा दिया आपने, एसी लगा हुआ है, ठीक है जी, ये फैन हो गया आपका, एसी आपने लगा दिया। फर्नीचर बहुत सारा लगा दिया, ठीक है, बहुत अच्छा सा वो लगा दिया, फर्नीचर आपने खूब फिट कर लिया इसमें, बढ़िया सा आपने तैयार कर लिया ऑफिस। इस ऑफिस में लेकिन आप अगर कुछ सामान नहीं रखोगे बेचने के लिए, या शॉप बना लिया आपने, अगर उसमें कुछ सामान नहीं होगा बेचने के लिए तो वेस्ट है वो। तो सिर्फ एसेट खरीदने से भी बात नहीं बनेगी। आपने बिल्डिंग खरीद ली, एसेट हो गया, फर्नीचर फिक्सर लगा लिया, एसेट हो गया आपका, ठीक है जी, और कुछ डेकोरेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ गुड्स नहीं है बेचने के लिए, कुछ माल नहीं है तो फायदा क्या? ठीक है ना, वही तो बेचोगे तभी तो बिजनेस चलेगा।
तो उसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्टॉक रखना पड़ेगा। कुछ गुड्स रखोगे ना बेचने के लिए, कुछ रेडीमेड आइटम फॉर एग्जांपल खरीद के लाया आपने, सजा के रखा, वही तो आदमी खरीदेगा, दुकान में थोड़ी घूमने कोई आएगा। तो कुछ ना कुछ आपके पास स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक रखोगे। अच्छा, आपको कैश देगा तो वापस जो छुट्टा आपको देना है या लूज कैश देना है उसके लिए थोड़ा सा कैश भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है जी। अगर वो पेटीएम करेगा, आपको ई पेमेंट करेगा या चेक देगा, तो आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी। कुछ आपको जो है उधार बेचना पड़ेगा, उनका हिसाब लिखना पड़ेगा। लाइक दुकानों में होता है रजिस्टर होता है रेड कलर का, उसमें हिसाब लिखते हैं कि भाई इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, इस डेट में इसको इतना सामान बेचा, उतना सामान बेचा। दे आर कॉल्ड डेटर्स। दुकान वाला जो डायरी में हिसाब लिखता है कि भाई फ्लैट नंबर 20 में ये सामान गया है, फ्लैट नंबर 26 में ये सामान गया है, तो उसकी एक लिस्टिंग करनी होती है फ्लैट वाइज या नेम वाइज जो भी। तो वो सारे रिकॉर्ड रहते हैं डेटर्स में, किसको हमने उधार माल बेचा, राइट, वो सब का रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। दीज आर ऑल करंट एसेट्स। जब भी आप बिजनेस करोगे खाली शॉप से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। पहली बात तो बेचने के लिए स्टॉक रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बैंक अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कैश रखना पड़ेगा, कुछ लोगों का उधार बेचोगे, ठीक है, बाद में पैसे देंगे, उधारी भी चलेगी। दे आर ऑल करंट एसेट्स, ये तो चाहिए चाहिए। जब ये रखोगे तो ये भी आपको कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा लोन लेना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म, कुछ बिल्स पेबल आपके पास हो सकते हैं, कहीं से आप उधार लाओगे उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब आपको चाहिए मोटा मोटा। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो एडिशनल कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट, अगर कुछ ना समझो तो आप स्टॉक से समझ लो कि भाई सामान तो रखना ही पड़ेगा बेचने के लिए, तो स्टॉक या गुड्स तो रखोगे, दैट इज ऑल्सो वर्किंग कैपिटल, ओके। अगर मान लो कोई लायबिलिटी नहीं, करंट एसेट माइनस 0, तब भी कोई दिक्कत नहीं, करंट एसेट भी क्या है, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। अगर मान लो ये आपके पास 20,000 है, अभी करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है, तो भी 20,000 तो है ना, वर्किंग कैपिटल 20,000 हो गया। तो मान लो कोई करंट लायबिलिटी अभी कोई नहीं है, तब भी क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 20,000। 20,000 का सारा समझ लो आप स्टॉक है आपके पास, ठीक है, या 15,000 का स्टॉक है, 5,000 कैश है, वो भी वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल बहुत जरूरी है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और जब मान लो जैसे बिजनेस बंद हो जाता है, दुकान बंद हो जाती है, तो ये वर्किंग कैपिटल आपको वापस मिल जाता है। कोई दूसरा प्रोजेक्ट सोच रहे हो चलाने के लिए, शुरू करने के लिए, तो ये वर्किंग कैपिटल डिटैच होकर आपके पास वापस आ जाता है, तो ये वेस्ट नहीं जाता। स्टॉक है आपके पास, 15,000 का स्टॉक है, 5,000 रुपए कैश है, तो अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, ये मशीन बंद हो गई या ये बिजनेस बंद हो गया, वर्किंग कैपिटल तो वापस मिलेगा ना आपको। जो 5,000 कैश है वो तो है ना आपके पास, और जो 15,000 का स्टॉक रखा हुआ है आपके पास वो है, तो वो डिटैच हो जाएगा वहां से, वो आपको लास्ट में मिल जाता है। तो जब भी इसकी लाइफ खत्म होती है प्रोजेक्ट की, आपको वर्किंग कैपिटल डिटैच होकर मिल जाता है, राइट। अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है जी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट हो सकती है। मान लो आपने कोई मशीन खरीदी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या कॉस्ट ऑफ मशीन हो सकती है, ठीक है। बिल्डिंग ना बोला इसमें, मशीन बोल दो, चलो मशीन बोल देते हैं। प्लस इसमें क्या हो सकते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो सकते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं ना, आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है, मशीन प्लस वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस, और कितने भी चार्जेस, मतलब जो भी हो सकते हैं सारे चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस या कैरेज इनवर्ट चार्जेस, जितने भी चार्जेस होते हैं उस मशीन को दुकान से घर तक लाने में या फैक्ट्री तक लाने में और उसको स्टार्ट करने में जितने भी खर्चे होते हैं सारे क्या होते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है, कैरेज चार्जेस, ये सब इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मशीन में फिर पूरे में हम डेप्रिसिएशन लगाते थे, आपको पता है। तो सबसे पहले तो इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है वो, उसमें क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ मशीन हो सकती है, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एडिशनल वर्किंग कैपिटल, मान लो हमने स्टॉक ही ले लिया, स्टॉक ले लिया, ठीक है जी, स्टॉक ले लिया और कैश ले लिया। स्टॉक ले लिया 15,000 का और कैश ले लिया 5,000 का, ये तो रखना ही पड़ेगा आपको, तभी बिजनेस शुरू करोगे आप, राइट, इससे आपका काम चलेगा, ओके। फिर क्या होगा, आपने स्टॉक भी रख लिया, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, अब बिजनेस शुरू हो जाएगा, आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल शुरू हो जाएगी, कुछ उधार माल लाओगे, कुछ उधार माल बेचोगे, चलता रहेगा, ये सब बिजनेस चलता रहेगा, माल बिकता जाएगा, इनकम होती जाएगी, राइट। उसके बाद आपको क्या शुरू होगा, ये दोनों आपने इनिशियली लगा दिए, उसके बाद आपको कैश इनफ्लो शुरू होएगा, कैश इनफ्लो, इनकमिंग कैश, वर्डिंग है खाली, मैं बता रहा हूं, इसका मीनिंग आ गया आपको। इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट है आपका, खर्चा है समझ लो एक तरह से, आउटगोइंग कैश है ये समझ लो आप, इनफ्लो मतलब इनकमिंग। अब इनकम क्या होगी वो बताओगे, तो सबसे बड़ी इनकम क्या होगी आपके पास, इनकम क्या होगी, सेल्स इनकम होगी, माल बिकेगा पैसा आएगा, दैट इज सेल्स, अगर समझना है वैसे समझना है तो हर साल कुछ ना कुछ सेल होती रहेगी, साल दर साल की बात होगी, यहाँ पे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की अगर हम बात करें, हर साल कुछ ना कुछ सेल होगी, उससे इनकम होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, टर्मिनल कैश इनफ्लो, ठीक
ठीक है जी। टर्मिनल कैश इनफ्लो क्या होता है जी, ये सब वर्डिंग्स हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। टर्मिनल मतलब जो आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया या मशीन की लाइफ खत्म हो गई, 10 साल की लाइफ थी, खत्म हो गई, अब उसमें क्या होगा, स्क्रैप बचेगा आपके पास, ठीक है जी, स्क्रैप बचेगा। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में था ना, ओरिजिनल 1 लाख की मशीन थी, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 बचती है जी, 5,000 बचती है जी, वो स्क्रैप वैल्यू है उसकी, ओके, उसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी। और क्या मिलेगा आपको टर्मिनल कैश इनफ्लो में, ये जो वर्किंग कैपिटल लगाया था, अगर लाइफ खत्म हो जाएगी, ये थोड़ी खत्म हो जाएगा, गुड्स तो बचेगा ना। आपने शॉप खोली थी, शॉप बेच दी, तो उसके अंदर का गुड्स तो आपका है ना, तो वो गुड्स मिल जाएगा। कुछ कैश रखा था गले में, वो आपको मिलेगा। तो इसका मतलब इसके साथ साथ और आपको क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल और मिलेगा, इसको बोलते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। और ऑब्वियसली उस साल का जो इनफ्लो है वो तो मिलने ही मिलना है आपको। अगर 10 साल की बात है तो 10वें साल में क्या इनफ्लो आ रहा है वो तो मिलेगा, उसके साथ ये दोनों टर्मिनल कैश इनफ्लो कहलाते हैं। अगर कंटिन्यू 10 साल आपको 1-1 लाख रुपए की इनकम हो रही है तो 10वें साल भी 1 लाख होगी, उसके साथ ये भी मिलेगा आपको, स्क्रैप भी मिलेगा अगर कुछ स्क्रैप है तो, और वर्किंग कैपिटल अगर कुछ लगाया आपने तो वो वापस आएगा। अगर क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल नहीं है तो नहीं मिलेगा, अगर शुरू में कुछ वर्किंग कैपिटल लगाया है तो वो लास्ट में जब लाइफ उसकी खत्म होगी तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। बस इतनी सी चीजें हैं, कितना कैश लगाया आपने, कैश आउटफ्लो क्या था, उसमें क्या क्या चीजें थी, कुछ वर्किंग कैपिटल लगाया, उसके बाद आपकी इनकम शुरू हो गई, दैट इज कैश इनफ्लो, और लास्ट में जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो कुछ टर्मिनल कैश इनफ्लो। इन्हीं पे लेके हम लोग आगे काम करेंगे और इन्हीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकलेगा वो भी हम बता देते हैं, इनफ्लो आएगा कैसे वो बता देंगे, क्योंकि जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हो उसमें से इनफ्लो कैसे आता है वो हम बता देंगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और 99% क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड से आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो रिटन डाउन मेथड में थोड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन बहुत बड़ी वैल्यू प्ले करेगा यहाँ पे, क्योंकि इनफ्लो में हम क्या करते हैं, इनफ्लो में हम आउटफ्लो में हम डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करते हैं, उसको हटा देते हैं। उसको हटाने के बाद आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें, ठीक है जी। तो इसमें कुछ टेक्निक्स होती है वो देखेंगे, और इनफ्लो आउटफ्लो कैसे निकल रहा है वो देखेंगे, राइट। चलो ये आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बीकॉम ऑनर्स हो, सीए हो, आईसीडब्ल्यू हो, सीएफए हो, बहुत सारे जितने फाइनेंस के कोर्स होते हैं, एमबीए हो, किसी में भी आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये कहलाता है। और हमारा जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट करके जो पेपर है, जो 3rd पेपर आपका है, उसमें इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। कंपल्सरी लिख के नहीं आता, लेकिन हर बार एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आता, क्योंकि एक ही चैप्टर है आपके पास और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो आपने समझ लिया, वर्किंग कैपिटल आपने समझ लिया, ओके। अब जो है डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे आपको पता है पहले से डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ जो आपकी होती है, इससे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, वो भी निकालेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कैश इनफ्लो तक आते कैसे हैं। जैसे मान लो आपने कुछ सेल्स करी, ठीक है जी, कुछ सेल्स करी आपने, ओके, उसमें से फिर आप खर्चे निकालते हो, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो, उसमें वेजेस पे करते हो, वेजेस आपने पे किया, ठीक है, कुछ कैरेज चार्जेस पे किए, कैरेज इनवार्ड बोलते हो आप उसको, कैरेज इनवार्ड पे किया, ठीक है जी। और मैं कुछ नहीं बता रहा, तो ये क्या निकल के आता था आपका, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। और भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे आप पीएनएल में, ये ट्रेडिंग की बात हो गई, ट्रेडिंग अकाउंट की बात हो गई। अब आ जाए पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप ये कैरी फॉरवर्ड करते थे ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसमें फिर क्या हो जाएगा, सैलरी हो गई, सैलरी पे कर दिया आपने, ठीक है जी, कुछ रेंट पे कर दिया, ठीक है, कुछ और खर्चे हो गए छोटे मोटे, प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, मान लो प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, कुछ ऑडिट फीस हो गई, कुछ भी मतलब, राइट। जो फिक्स एसेट लिया है उसका कुछ डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन यहां पे हम थोड़ा सा अलग करके लेंगे, थोड़ा इसकी स्टाइल अलग है, राइट। अभी नहीं दिखाएंगे इसको, थोड़ा सा अलग करके दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन की ही कहानी है सारी, और कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन से सारा यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कुछ सेल्स थी, कुछ वेजेस पे किए ट्रेडिंग में, कुछ कैरेज इनवर्ड या और कुछ खर्चे, रॉ मटेरियल के खर्चे वो करे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल में ले आए, पीएनएल लाने के बाद कुछ सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, ऑडिट फी, बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके, कुछ इनकम भी हो सकती है, वो प्लस होती है, हम खाली भी माइनस की बात कर रहे हैं।
अगर इनकम कुछ होगी तो उसको प्लस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें निकालना नहीं है अभी फिलहाल। तो ये आपका आता है अगर हम डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है लेकिन कर नहीं रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो सेल्स में से ये माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से ये माइनस किया तो अब क्या निकलेगा जी, नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट में अभी मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन को नहीं लिया है, डेप्रिसिएशन अलग कर दिया है, टैक्स मैंने अलग कर दिया है, टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। जब कुछ इनकम होगी आपकी तो प्रॉफिट पे गवर्नमेंट कहेगी हमें टैक्स भी दो, टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स को अभी नहीं ले रहा मैं, अलग से लूंगा, ऑब्वियसली टैक्स देना पड़ेगा, जब आप कंपनी चलाओगे तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा, राइट। तो अभी मैं टैक्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। डेप्रिसिएशन में बाद में जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि आपको इसका इफेक्ट दिखाना है। डेप्रिसिएशन अभी नहीं लिया मैंने, है लेकिन लिया नहीं, तो अगर इतना प्रॉफिट निकाल के मैं बताऊंगा तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है जी। इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। डेप्रिसिएशन टैक्स दोनों नहीं लिया मैंने, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है जी। क्या हो गया ये, PBDT, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, राइट। उसके बाद में क्या करूंगा, इसमें से डेप्रिसिएशन अब माइनस करूंगा, जो ऊपर करना था अब करूंगा। तो ये जो आया था इसमें से मैं डेप्रिसिएशन अब माइनस करूंगा, ठीक है जी। तो ये क्या आएगा, इसका नया नाम हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। एग्जाम में आपको यही मिलेगा, कई बार क्वेरीज आई है कि सर ये मिलता है वो मिलता है, हमेशा यही वैल्यू मिलेगी, या तो ये वैल्यू मिलेगी नहीं तो सीधे कैश इनफ्लो मिलेगी जो हम निकालने वाले हैं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, इनकम्स बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, ठीक है, या इनकम्स बिफोर टैक्स, ऐसे करके लिखेगा, यही वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी, ध्यान रखना, या डायरेक्ट कैश इनफ्लो मिलेगा, बीच की वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या मतलब हुआ जी, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्यों टैक्स दे रहे हो, डेप्रिसिएशन टैक्स एग्जम्पशन के लिए। जैसे हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं कि इतनी सेविंग होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, आप टैक्स सेविंग कर लेते हो ना, वैसे ही यहाँ पे बिजनेस में डेप्रिसिएशन एक टैक्स सेविंग की टेक्निक है। आपसे कहा जाता है ना, यहाँ सेव कर लो इतना तो टैक्स बच जाएगा, जीपीएफ में डाल दो तो उतना टैक्स बच जाएगा, इतने तक की आप सेविंग कर सकते हो, टैक्स बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या है, टैक्स सेविंग मेजर है, डेप्रिसिएशन पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तब जो वैल्यू आएगी दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम क्या करेंगे, इस पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है, इस पे कुछ टैक्स लगाएंगे। अब जो वैल्यू आएगी दैट इज PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या बात हुई, डेप्रिसिएशन हटा के क्यों टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि टैक्स सेविंग मेजर है, टैक्स सेविंग का टूल है ये। डेप्रिसिएशन पे हम जो है हमें अलाउड है कि आप बचा सकते हो, टैक्स बचा लो, कोई दिक्कत नहीं। जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो उससे आप क्या करोगे, उतना टैक्स आप बचा सकते हो। तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने वाला जो वैल्यू है उसमें मैंने टैक्स लगाया और ये वैल्यू लिख दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब इसमें से माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ये यूज होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें, ARR में, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एक टेक्निक है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, वहां काम आएगा बस, और कहीं काम नहीं आना। कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स हैं, उसमें कई सारी हैं, पे बैक पीरियड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, NPV है, PI है, ठीक है, IRR है, IRR आता नहीं कभी। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, ये जो यूज होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सिर्फ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखना। PAT निकाल लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन क्या खर्चा होता है, आपकी जेब से कोई पैसा जाता है, कोई निकालता है कि भाई 100 रुपए दो डेप्रिसिएशन का, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। एक मशीन मैंने खरीदी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, मैंने कहा इस पर 10% डेप्रिसिएशन में लगाना चाहता हूँ, ठीक है, लगा लो जी डेप्रिसिएशन। आपने कहा 10,000 इसकी वैल्यू मेरी बुक्स में कम हो गई, 1 साल बाद इसकी वैल्यू 90,000 बची, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10% आपका डेप्रिसिएशन हो गया। आपने क्या किया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर लिया, करते ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में 2 डेप्रिसिएशन दिखाते हो ना, वही तो दिखा रहे हैं यहाँ पे, 2 डेप्रिसिएशन 10,000। तो क्या हम किसी को पैसे दे रहे हैं, नहीं, ये तो बुक्स में इसकी वैल्यू डाउन कर ली हमने, बस 1 लाख की वैल्यू थी, अब 90,000 की बची, हम नहीं बता दी, हमने बुक्स में खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। स्पेशल खर्चा है, किसी को देना नहीं पड़ता पैसा, ये ऐसा खर्चा है, ठीक है। तो ये खर्चा दिखा भी देते हो, लेकिन इसकी वजह से आपको किसी को पैसा नहीं देना पड़ता, यही यहाँ समझने वाली बात है। बाकी सारे रेंट दोगे पैसा देना पड़ेगा, सैलरी दोगे पेमेंट करना पड़ेगा, प्रिंटिंग, ऑडिट फी, जो भी खर्चे हैं आपके
उनमें सब में आपको कुछ ना कुछ कैश देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन एकमात्र ऐसा खर्चा है कि जिसमें आपको किसी को कैश नहीं देना है, फिर भी खर्चा बुक कर सकते हो, कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 10,000 पे आपको पैसा किसी को नहीं देना है, राइट। तो इसका मतलब आपकी जेब से पैसा तो नहीं गया, तो आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं, राइट। आउटफ्लो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको वापस जोड़ लेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने निकाला, हमने बोला कि भाई डेप्रिसिएशन जो है हम चार्ज करेंगे, टैक्स हम नहीं देना चाहते, ठीक है जी, कर लो। उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करो, पीबीटी निकल आएगा, इस पे टैक्स दे दो, ये जो भी अमाउंट है इस पे टैक्स दे दो, दे दिया जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। लेकिन अब हमारे घर की बात, अरे ये थोड़ी बात हुई, टैक्स बचाना तो बचा लिया, अब क्या करेंगे, अब एक्चुअल में फिर उसको जोड़ लेंगे हम, क्योंकि हमने ये पैसा किसी को दिया थोड़ी है। तो हमारे पास कैश, हमारे पास कितना आया कितना गया, वो डेप्रिसिएशन रोक रहा है आपको, क्योंकि आपने इतना पैसा माइनस कर दिया है, जबकि पैसा तो गिनोगे तो पूरा पैसा है, तो मिलेगा ही नहीं आपके पास। तो इसको वापस जोड़ लेते हैं, इसको डेप्रिसिएशन को दोबारा जोड़ लेते हैं, तब इसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो, तब इसको बोलते हैं कैश इनफ्लो, ओके। क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अपनी जेब में ही है, पैसा कहीं गया थोड़ी है, गिनोगे तो पैसा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो प्लस डेप्रिसिएशन दोबारा जोड़ा जाता है, सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए यूज किया जाता है, उसके बाद फिर दोबारा जोड़ लेते हैं, आपके पास कितना पैसा आया पता चल जाता है। सिर्फ यहां से यहां तक की कहानी है, इसमें कैपिटल बस्टिंग लगभग आ जाती है। कुछ और भी टेक्निक्स हैं जो भी आप देखोगे फ्यूचर में, सिर्फ इतना ध्यान रखना एग्जाम में। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो बोलते हैं, सीएफएटी भी बोलते हैं, सीएफएटी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या किया हमने, दोबारा जोड़ दिया, डेप्रिसिएशन के पीछे आ गए, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, सब एक ही बात है, राइट, वो कैश इनफ्लो कहलाएगा, ओके जी। क्वेश्चन में या तो कैश इनफ्लो दिया होगा या फिर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स दिया होगा। अगर ये दिया है तो यहां तक आ जाना, डेप्रिसिएशन माइनस करना पीबीटी, टैक्स माइनस करना पीएटी, डेप्रिसिएशन जोड़ देना, कैश इनफ्लो मिल जाएगा, ओके। और कैश इनफ्लो दिया रहेगा और आपको बोलेगा एआरआर निकालो, एक स्टेप पीछे चले जाना, जो डेप्रिसिएशन जोड़ रहे हो उसको माइनस कर देना पीछे जाने के लिए, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। या तो आपको कैश इनफ्लो दिया होगा, ठीक है जी, या इसको बोलते हैं सीएफएटी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, या आपको दिया होगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, प्रॉफिट की जगह अर्निंग्स भी लिखा हो सकता है, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, ठीक है जी। ये सीएफबीटी कहलाता है, ये सीएफएटी कहलाता है लिखने के तरीके। इसको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। कंफ्यूज करने के लिए आपको, आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे, करे ना करे कोई, सीएफबीटी कैश फ्लो बिफोर टैक्स, ठीक है जी। ये क्या है, पीबीडीटी आप, इसका और क्या नाम है, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। इसका क्या नाम है जी, कैश फ्लो, कैश इनफ्लो या कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये भी इसी का नाम है जी, बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये कभी नहीं देगा आपको, ठीक है जी, ये कभी देगा नहीं आपको, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये वाला जो दे दिया ये था, ये था, नहीं, कुछ नहीं, ये कभी नहीं देगा, या तो ये देगा ये देगा, ध्यान रखना क्वेश्चन में, तो दो ही वैल्यूज मिलेंगे आपको, बाकी आपको डिराइव करनी होगी, ठीक है जी। चलो, आपको ये मिल गया सीएफबीटी या पीबीडीटी, इसको पीबीडीटी तो बोल ही रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स तो बोल ही रहे हैं, ये तो है ही। यहां से यहां तक आना, बस इतनी सी बात है, डेप्रिसिएशन माइनस करो, टैक्स लगाओ, आफ्टर टैक्स आ गया, डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड कर लो, क्योंकि आपने किसी को पैसा तो दिया नहीं, खर्चा हुआ नहीं, दोबारा जोड़ लो, कैश आपका अकाउंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है, यहां से यहां आना पड़ता है आपको, कैश इनफ्लो दिया है और आपको क्या करना है, पीएटी पे आना है। तो कैश इनफ्लो दिया हुआ है, कैश इनफ्लो आपको दिया है 50,000, डेप्रिसिएशन दिया आपको मान लो 5,000, आपको बोला पीएटी बताओ जी, बोलेगा नहीं, मतलब आपको जरूरत पड़ेगी, तो पीएटी क्या करेंगे, हमने क्या फॉर्मूला लिया था, पीएटी में डेप्रिसिएशन जोड़ा था, तब हमें क्या मिला था, कैश इनफ्लो मिला था, ठीक है जी। तो अगर मुझे पीएटी निकालना होगा तो क्या करूंगा, मैं एक स्टेप पीछे आ जाऊंगा, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो पीएटी निकल आएगा, पीएटी कितना हो जाएगा जी,
याद करने की जरूरत ही नहीं, कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, एक स्टेप पीछे चले गए। पीएटी में डेप्रिसिएशन जोड़ के आए तो यहाँ से एक स्टेप माइनस करके पीछे चले गए, ये हो गया 50,000 माइनस 5,000, ठीक है जी 45,000। बस इतनी सी बात है, ये एग्जाम में आया हुआ था इसलिए बता रहा हूँ। कैश इनफ्लो दिया तो पीटी कैसे निकालें, अरे एक स्टेप पीछे आ जाओ, पीटी मिल जाएगा। पीपीडीटी दिया यहाँ तक कैसे जाए, तो डेप्रिसिएशन माइनस किया, टैक्स लगाया, टैक्स माइनस किया, पहुंच गए, बस इतनी सी बात है, तो आपको कैश इनफ्लो मिल जाएगा। कैश इनफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैश इनफ्लो जरूरत पड़ेगी आपको। और पीएटी क्या है आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही तो है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप वैसे भी निकालते हो, पीएनएल में जो निकालते हो नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ही तो है, टैक्स पे करने के बाद है बस, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के केस में क्या है, आप डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हो, जो नेट प्रॉफिट निकालते हो यही होता है, उसमें आपने टैक्स भी माइनस कर दिया, बस इतनी सी बात है। पीएनएल में शायद टैक्स नहीं दिखाते आप उस समय, लेकिन जो कंपनी अकाउंट बनाते हो उसमें आप टैक्स भी दिखाते हो, राइट। तो टैक्स भी देना पड़ेगा, जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ उसमें आपको टैक्स भी देना है। अगर आप पीएनएल में निकाल रहे हो, उसमें आप अगर टैक्स की एंट्री नहीं है, पीएनएल में अगर आप निकालते हो नेट प्रॉफिट लाते हो ना, उसमें टैक्स और दे दो, टैक्स और पे कर दो, तो पीएटी हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्सेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है, मुझे लग रहा है शायद क्लियर है। तो अगर पीएटी है तो पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन कैश इनफ्लो होता है, पीएटी निकालना है तो डेप्रिसिएशन को एक स्टेप पीछे आ जाओ, मिल जाएगा आपको पीएटी, राइट। चलो जी, पीएटी आपको जरूरत कहां पड़ेगी, एआरआर में, बस और कहीं जरूरत नहीं है। अगर आपको एआरआर निकालने के लिए आएगा तब पीएटी की जरूरत है, नहीं तो हमेशा कैश इनफ्लो ही चाहिए आपको। चलो टेक्निक्स, टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जी, टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जी, देखो जी, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, डिस्काउंटिंग बताऊंगा, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, और ये क्या हो गई जी, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, ठीक है। डिस्काउंटिंग नॉन डिस्काउंटिंग बताऊंगा अभी। नॉन डिस्काउंटिंग में दो आती हैं आपकी, पे बैक पीरियड और एआरआर, मींस एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें किस रिटर्न से, किस रेट से रिटर्न आएगा, 20% कमाओगे, 40% परसेंटेज आजकल बहुत बताया जाता है, इतना लगाओ तो इतना परसेंटेज मिल जाएगा, परसेंटेज आपको बताई जाती है ना कमाई में, 2 लाख लगा दो हर साल 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, परसेंटेज कितना है रिटर्न का वो बता दीजिएगा। ये नॉर्मल टेक्निक्स है, नॉन डिस्काउंटिंग है, उतनी यूजफुल नहीं होती हैं अगर आप बड़े बिजनेस की बात करोगे, और अगर आप टाइम को कंसिडर करोगे, 5 साल 10 साल की बात करोगे और समय के हिसाब से अगर आप दिमाग लगाओगे, उतनी यूजफुल नहीं होती हैं, लेकिन कैलकुलेट की जाती हैं क्योंकि इजी कैलकुलेशन है और छोटे मोटे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। पे बैक पीरियड, जो मैंने इन्वेस्ट किया मेरे पास वापस कितनी जल्दी आ गया, पे बैक का पीरियड कितना, समय कितना है, मैंने 1 लाख रुपए लगाया, मुझे 1 लाख रुपए कब मिल जाएगा, मेरा मूलधन कब वापस आ जाएगा। छोटा बिजनेसमैन तो यही सोचता है, छोटी दुकान खोल के बैठा है, 10 लाख लगा दी उसने, कह रहा मेरा मूलधन वापस आ जाए, प्रॉफिट तो बाद में आता रहेगा, जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। उसका पीरियड कितना होगा, पे बैक, जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो कितना जल्दी आपको पे बैक हो जाता है, वापस कितना जल्दी आ जाता है। डिस्काउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एनपीवी, देन पीआई, देन आईआरआर, ठीक है जी। और एक यहां और आता है जो कंफ्यूज करता है आपको, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड अभी तक तो आया नहीं है। पे बैक पीरियड डिस्काउंटिंग तरीके से कैसे निकालते हैं, बस ये ये प्रेजेंट वैल्यू पे काम करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे, इसमें सब में आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है। काय की प्रेजेंट वैल्यू, जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू बता दो जी। एलआईसी वाले बहुत लंबी लंबी कहानियां सुनाते हैं, इतना इन्वेस्ट करो 30,000 हर साल 30,000 देना है, फिर 5वें साल में इतना आएगा, 6ठे साल में इतना आएगा, 15वें साल में इतना आएगा, तो जो भविष्य में आएगा पैसा उसकी आज वैल्यू बता दो जी। आज मैं 1 लाख लगा रहा हूँ, ठीक है, भविष्य में आप कह रहे हो 10,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा, उसकी आज वैल्यू बता दो क्या है। तो आज मैं खर्चा और आज इनकम दोनों प्लस माइनस करके डिसीजन ले लूंगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है वो सही है कि नहीं है।
आज ही पता चल जाएगा मुझे। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, फ्यूचर की बात मत करो। तुम फ्यूचर बता रहे हो 10,000 20,000 30,000 मिलेगा, मैं उसकी आज की वैल्यू निकाल लूंगा। मेरे पास पैरामीटर्स हैं, मेरे पास टेक्निक्स हैं। तो वो जो 30,000 है उसकी आज वैल्यू क्या पता चल जाएगी। आज मैं अगर 1 लाख लगा रहा हूँ और मुझे आप कह रहे हो 30,000 1 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद, 10 साल बाद मिलेगा, तो उसकी आज की वैल्यू पता चल जाए तो मैं डिसीजन फटाक से ले लूंगा। और ये एक्यूरेट डिसीजन होते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक्स वाले जो होते हैं। एनपीवी होता है जी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। पीआई होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। इसको एक और नाम है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बोलते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। कितना बेनिफिट कितनी कॉस्ट उसका रेशियो, ठीक है। कितना इनकम कितनी कॉस्ट इनिशियल लगा उसका रेशियो। रेशियो तो आप जानते हो कैसे होता है, पॉइंट में आता है, 1 से ज्यादा 1 से कम, व्हाटएवर इट इज। आईआरआर है एक, इंटरनली आप इसमें चेक लगाते हो, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न व्हिच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईआरआर। आप अपनी कंपनी का एक अंदरूनी एक रिटर्न चेक करते हो कि हमारी कंपनी कितना कमा सकती है, 7%, 10%, 11%, जो भी है। आप अपना एक रिटर्न का परसेंटेज तय करते हो, ठीक है, वो भी परसेंटेज में ही आता है। ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, ये नॉन डिस्काउंटिंग होता है। इसमें हम कंसिडर करते हैं कैश इनफ्लो, जो भी आपने निकाला, इसमें हम कंसिडर करते हैं पीएटी, ये पीएटी पे कैलकुलेट होता है। इनमें हम कंसिडर करते हैं, इन सब में क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वही कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू हम निकाल लेंगे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। आपने पढ़ा होगा ना फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू निकलती है ना, समझने के लिए P 1 + R/100 टू द पावर n निकाला है ना आपने, ये प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है। आप कहते हो आज लगा दो जी 1 लाख रुपए, आज लगा दो 1 लाख रुपए, 10% के रेट से आप कमा लोगे, और 5 साल बाद आपको 5 इयर्स के बाद जो है ये 1 लाख जो है आपको 5 साल के बाद मान लो 1.5 लाख हो जाएगा, 1.7 लाख हो जाएगा। आपको ये प्रलोभन दिए जाते हैं, प्रपोजल्स लाए जाते हैं, तो ये 1.7 लाख क्या हो जाएगा आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू, एनओटी वैल्यू, जो भी करें। हम उल्टा सोचेंगे, हम कहेंगे आप भविष्य में मुझे ये पैसा देना चाह रहे हो ना, 30,000 40,000 50,000, उसकी मैं आज वैल्यू निकाल लूंगा, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, पी मींस प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंटिंग टेक्निक है, ये फ्यूचर की वैल्यू को डिस्काउंट करके आप निकालोगे। एक होती कंपाउंडिंग, जिसको ये आप कहते हो कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो ना, ये कंपाउंडिंग कहते हैं। एक होता है डिस्काउंटिंग, इसका उल्टा, उल्टा मतलब कि मुझे पी वैल्यू चाहिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, A 1 + R/100 टू द पावर n। मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, जो फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है उसकी आज वैल्यू बता दो, तो आज मैं जो 1 लाख लगा रहा हूं उससे मैं कंपेयर कर लूंगा, मुझे फायदा होगा नहीं होगा, मैं नहीं लगाऊंगा पैसे उसमें, ठीक है। तो कई बार ऐसे 2 प्रपोजल 3 प्रपोजल होंगे जिनमें एक रिजेक्ट हो जाएगा, या तीनों में से अगर एक लेना है तो जिसमें सबसे ज्यादा मुझे रिटर्न मिलेगा अमाउंट के हिसाब से मैं उसको कंसिडर करूंगा। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, आज की वैल्यू, जो फ्यूचर में मिलने वाला पैसा उसकी आज की वैल्यू। अगर आज मैं 1 रुपया लेके बैठा हूं तो उसकी वैल्यू तो 1 ही रुपया आज, साल भर बाद 1 रुपए की वैल्यू एक नहीं रहती है, साल भर बाद 1 रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू का मतलब क्या है, आपने तिजोरी में रख रखे 10,000 रुपए, साल भर बाद भी वो 10,000 रहेंगे, 2 साल बाद भी 10,000 रहेंगे, 3 साल बाद भी 10,000 रहेंगे। लेकिन जब उससे आप परचेज करने जाओगे कुछ सामान, तो कुछ सामान जो है आज आपको 10,000 में मिलेगा। मान लो कोई आइटम है आपने खरीदा 10 kg मिल गया, 1 साल बाद जाओगे 10 kg की जगह 8 kg मिलेगा सामान, क्योंकि पैसे की वैल्यू घट जाती है समय के साथ। 3 साल बाद जाओगे हो सकता है 7 kg मिले, उसके बाद जाओगे हो सकता है 5 ही kg मिले। तो जो आपके पास पैसा है उसकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे खत्म होती जाती है, क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू डाउन होती जाती है। क्लियर? कुछ कुछ आइटम है उनकी वैल्यू बढ़ती है, लाइक कुछ चीजें सस्ती हो जाती हैं, कुछ बढ़ जाती हैं। ओवरऑल निकालोगे तो आपकी वैल्यू डाउन ही होनी है, बढ़ती नहीं। क्लियर? तो हमें जो भविष्य में मिलने वाला पैसा उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम आज ही डिसीजन लेना चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करें कि ना करें। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक प्रेजेंट वैल्यू पे काम करती है। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कितना आ रहा है आज बता दो मुझे, आज मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो जो मैं अभी लगा रहा हूँ, और दोनों इसमें कंसिडर होता है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउट इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब आप कहोगे कैश आउटफ्लो तो प्रेजेंट है ही, आप आज लगा रहे हो पैसा, बिल्कुल ठीक है।
आज आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो उसकी वैल्यू 1 लाख की 1 ही लाख है आज की डेट में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो 1 लाख आपने आज लगाए और 2 साल बाद आपको उसमें 50,000 और लगाने की जरूरत है, ठीक है, 1 साल बाद लगा रहे हो लेकिन, तो हम अगर कंसिडरेशन में लाएंगे तो उस 50,000 की भी आज की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इनफ्लो की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की वैल्यू आज डिस्काउंट करके, तो जो 1 लाख के बाद 50,000 जो आप लगाओगे, जो 1 साल बाद लगाओगे, उसको भी हम डिस्काउंट करके आज ही निकालेंगे। तो 1 लाख प्लस मान लो 50 जो आपको खर्चा होने वाला है, आज उसकी वैल्यू हो सकता है 75,000 हो, ठीक है ना, कम हो जाती है ना फ्यूचर वैल्यू, या 60,000 हो या 65,000 हो, उससे कुछ ना कुछ ज्यादा होगी, तो उसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो भी, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो भी, दोनों कंसिडर होते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल टूल है, बहुत यूज भी होते हैं, यही यूज होते हैं हर जगह, यही यूज होते हैं। कोई भी बिजनेस प्लान करोगे आप तो आप भी ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। और आपको अगर ये पता है तो आप किसी के चलावे में नहीं आओगे। कोई कहेगा आपसे इतना पैसा देंगे, हम उतना पैसा देंगे, 4 साल हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, आप उन चक्करों में नहीं फंसोगे अगर आपने कैलकुलेट करना सीख लिया, राइट। चलो, इसमें कुछ आपको परसेंटेज बताया जाएगा कि भाई इन्फ्लेशन का परसेंटेज ये है जी, क्वेश्चन बताया जाएगा। वैसे भी आपको पता होता है क्या परसेंटेज है। सबसे स्टैंडर्ड क्या है जो कैलकुलेट करने के लिए है, वो 10% माना जाता है। 10% में इजीली आप कैलकुलेट कर पाते हो, समझने के लिए खाली आप उसकी वैल्यूज बड़ी नॉर्मल से आती हैं। 7% भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये जो रेट ऑफ रिटर्न है आपका, यहाँ जो रेट होता है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 10% रखो, 15% रखो, 7% रखो, जो इन्फ्लेशन का रेट है जो आप मान के चलो उसके हिसाब से। ओके, चलो इस पे काम करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में आ गया भाई, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसमें आपको पेबैक पीरियड निकालना है, एआरआर निकालना है, ठीक है जी, एनपीवी निकालना है, पीआई निकालना है। ज्यादातर इस तरह क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान होते हैं, कुछ भी नहीं होता। आप सब लोग करके भी आते हो, पास भी हो जाते हो, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा समस्या होती है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। दे आर रिप्लेसमेंट डिसीजंस। एक तो ये होगा कि कोई प्रोडक्ट है, आपको एक प्रोडक्ट है, इसको बाय करें कि ना करें, बाय करें या ना करें, ये डिसीजन आपके पास, राइट। या ए और बी है, सॉरी ए और बी है, उसमें से कोई एक डिसीजन लेना है आपको कि ए को सेलेक्ट करें या बी को सेलेक्ट करें, या 3 है मान लो तो तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करें, ऐसा हो सकता है। तो ये तो नॉर्मल केस हो गया। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, एक एग्जिस्टिंग मशीन है आपके पास और आपको एक न्यू मशीन खरीदनी है जो इसको रिप्लेस करेगी। एग्जिस्टिंग मशीन चल रही है, प्रोडक्शन थोड़ा कम आ रहा है, रेवेन्यू थोड़ा कम आ रहा है, इनकम थोड़ी कम हो रही है, आप चाहते हो नई मशीन लगा दें जिससे आपकी इनकम बढ़ जाए। ओके, एडवांसमेंट सभी चाहते हैं। पुराना कंप्यूटर चल रहा है उससे मजा नहीं आ रहा, बहुत स्लो चलता है, ये है वो है। नया कंप्यूटर लगा लो दुकान में तो आपका फटाफट काम होने लगेगा, टाइम बचेगा, ठीक है। वो टाइम जो स्टाफ का बचेगा वो और कामों में लग जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। ओके, या आपके यहाँ पे अगर स्लो कंप्यूटर चल रहा है तो कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, उनको थोड़ा सा हटाना है, फटाफट करना है तो और ग्राहक आएंगे। नहीं तो भीड़ लगी रहती है आपके यहाँ तो बंदे आएंगे नहीं, यार इसके यहाँ तो बहुत टाइम लगता है, बिलिंग में बहुत टाइम लग जाता है, मॉल वगैरह में आपने देखा होगा। तो फास्ट सिस्टम लगाने, नए लेटेस्ट मशीनें लगानी, कंप्यूटर्स लगाने, राइट। तो उसमें क्या है, आपको पहले तो फीड करते थे, आजकल टच वाले आ गए हैं जल्दी जल्दी, तो एडवांस टेक्निक वाली सिस्टम्स लाएंगे। दैट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग या ओल्ड मशीन जो आपकी, उसको रिप्लेस कर देगा। बहुत अच्छी बात है। अब डिसीजन क्या लेना है? अच्छा, ये भी तो हो सकता है एग्जिस्टिंग मशीन को कुछ लाइक मेंटेनेंस कर लें, कुछ मेंटेनेंस एंड रिपेयर से काम चल जाए। मान लो ये 50,000 की थी, आप 1,50,000 की मशीन थी, उसमें आप जो है 10,000 रुपये और लगा दो, उसको मॉडर्नाइज कर दो, तब क्या काम चल सकता है? हाँ बिल्कुल चल सकता है। तब रेवेन्यू क्या आएगा सोचो। और नई मशीन जो है आपकी, नई मशीन जो है वो 2 लाख की खरीद ली जाए, 2 लाख ज्यादा हो गया, मान लो 1,70,000 में कह देता हूँ, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? पुरानी मशीन के खर्चे भी ज्यादा हैं, पुरानी मशीन के हिसाब किताब धीरे चलता है तो उसमें बंदे 2 लगाने पड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, खर्चे जो हैं ज्यादा हैं, प्लस 10,000 उसका मेंटेनेंस एंड रिपेयर का भी आप दोगे या ओवरहोलिंग कराओगे उसकी, व्हाटएवर इट इज। क्या वो फायदेमंद है, या इसको रिप्लेस करके नई मशीन ले आए वो फायदेमंद है? नई मशीन बहुत एक्यूरेट होगी, कोई ऑपरेटर नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक चलेगी, ठीक है, और भी इसमें रेवेन्यू जनरेट ज्यादा होगा, टाइम सेविंग होगी, राइट। इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, फुल्ली ऑटोमेटिक होगी। तो क्या ये मशीन ले ली जाए, पुराने को रिप्लेसमेंट दे दिया जाए? ये बोलते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन, और ये 90% किस पे होते हैं? एनपीवी पे कैलकुलेट किया जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। पुरानी नई मशीन खरीदें, पुरानी को बेचते हैं, रिप्लेसमेंट डिसीजन।
पुरानी बेचेंगे तो पुरानी ऐसे थोड़ी 170 आपने भी लगाया, 170 लगाया आपने, पुरानी कुछ ना कुछ देके जाएगी आपको। पुरानी मशीन बेचोगे रिप्लेसमेंट डिसीजन में क्या होगा, कुछ ना कुछ देके जाएगी। 1,50,000 की थी 10 साल पहले थी, आज हो सकता है आज भी ये कुछ आपको दे ही जाए, हो सकता है 30,000 रुपये दे जाए। 30,000 तो आपका खर्चा बच गया ना। आपका खर्चा कितना हुआ, 1,40,000 तो होगा, क्या दिक्कत है। ऑटोमेटिक मशीन भी लग गई, सब कुछ लग गया, ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, और पुरानी मशीन को बेच के आपको 30,000 रुपये मिल गया। तो ये क्या है आपका स्क्रैप वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू कह सकते हो आप इसको, साल्वेज या स्क्रैप वैल्यू कह सकते हो ना। तो ये पैसा वापस भी मिलेगा। रिप्लेसमेंट, अब रिप्लेसमेंट फायदेमंद है कि नहीं वो कैलकुलेट करो एनपीवी के थ्रू। मान लो इसको लगाने के बाद आपने निकाला कि इसमें निकालने के बाद मुझे एनपीवी कितना मिल रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है आपकी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरी 55,000 फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, और नई लगाने के बाद आपको पता चला जी मुझे सब कुछ करने के बाद भी कितना हो रहा है जी, 50,000 या 52,000 ही मिल रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। एग्जैक्ट अमाउंट आपने निकाल लिया नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नहीं भाई यही ठीक, पुरानी वाली को हम ओवरऑलिंग करा लेते हैं। जनरली इतना डिफरेंस नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। नहीं में आपको इनफ्लो 45,000 मिलेगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट पता चला 170 के बजाय 2 लाख हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो आउटफ्लो इतना ज्यादा हो गया। आपको पता चला यहाँ तो 45 ही मिल रहा है, इससे तो पुरानी वाली ठीक करा लो, ज्यादा इनकम देगी आपको। अभी से डिसीजन हो गया, अभी रिप्लेसमेंट हुआ नहीं है, डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, कुछ कैलकुलेशन किए गए, कुछ टेक्निक्स लगाई गई, इसको रिपेयर करा के ओके अप टू डेट कर लिया, 55,000 आपको दे दी। क्या जरूरत है नहीं लाने की, पुरानी चलने दो। उसको निकालोगे, डिटैच करोगे, फिर उसको जो है कबाड़ में बेचोगे, उतना टाइम वेस्ट करोगे, उसके बाद फिर नई लाओगे, उसको इंस्टॉल करोगे, फिर नई को समझोगे, कुछ ऑपरेटर आएंगे सिखाने के लिए आएंगे, कुछ ट्रेनिंग देंगे आपको। क्या जरूरत है, पुरानी चल रही ना, उसमें थोड़ी सी ओवरलाइन करा के चला लिया, 55,000 रुपये आपको दे देगी, ये तो 45 ही देगी, बेकार है। तो रिप्लेसमेंट डिसीजन फेल हो गया। रिप्लेसमेंट डिसीजन में अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाता है तो आप कहोगे हाँ भाई कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। अगर एनपीवी आपका, मैंने वैसे अलग अलग निकाला था, एनपीवी रिप्लेसमेंट के केस में अलग अलग नहीं आएगा, एक ही एनपीवी आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पुरानी माइनस नई। लेकिन मैं अलग अलग बता रहा हूँ दोनों के केस में, अगर ऐसा होता है तो इन दोनों के इनफ्लो से पता चल जाएगा। लेकिन आउटफ्लो ज्यादा होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, एनपीवी नहीं निकलेगा, एनपीवी एक ही निकलेगा रिप्लेसमेंट में। एनपीवी अगर निगेटिव निकलेगा तो इसका मतलब नॉट टू बी कंसिडर्ड, एक ही निकलेगा, दो मत निकालना। अगर नहीं खरीदेंगे तो कंपलसरी पुरानी हट जाएगी, पुरानी हट जाएगी तो कहलाएगा रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो एनपीवी क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर पॉजिटिव निकल के आएगी तो कंसिडर करेंगे, निगेटिव निकलेगी तो बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर दो प्रोजेक्ट हैं, एक ईयर रिप्लेसमेंट का सीजन है, एक और है, ए है और बी है, दो है, तो हम इसका एनपीवी निकालेंगे और इसका एनपीवी निकालेंगे, जो ज्यादा होगा उसको ले लेंगे। लेकिन ये किस केस में होगा, दो नई मशीनें जब खरीद रहे हैं तब होगा। रिप्लेसमेंट में हमेशा एक ही एनपीवी आएगा, वो एनपीवी अगर पॉजिटिव होगा तो कंसिडर करो, नेगेटिव है तो बिल्कुल मत करो। और एनपीवी अगर जीरो आ गया तो आपका फिर डिसीजन आपके ऊपर है, लेना है नहीं लेना है, रिप्लेस करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू, मैनेजमेंट का डिसीजन। जनरली ऐसा होता नहीं है, या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर एनपीवी जीरो हो जाता है तो हम फिर पीआई पे जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल लेते हैं, और अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, ठीक है। जनरली ये जब पॉजिटिव होता है तभी ये पीआई 1 से ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है ये जीरो है फिर भी ये पीआई से ज्यादा 1 से ज्यादा हो सकता है, तो फिर हम इस पे कंसिडर कर लेते हैं। चलो इतना काफी। रिप्लेसमेंट में एक ही एनपीवी आएगा, दो अलग अलग मशीन है तो दोनों का एनपीवी अलग अलग हो सकता है। एनपीवी निकलेगा कैसे वो भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आते हैं, सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या बताया जाए, पे बैक पीरियड बताया जाए, ठीक है जी। चलो पे बैक पीरियड आपको सबसे पहले बताते हैं। पे बैक पीरियड, कितने टाइम में मेरा पैसा वापस आ जाएगा, दैट इज पे बैक पीरियड। पीरियड मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, राइट। इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको कैश इनफ्लो की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया पे बैक पीरियड कैश इनफ्लो मांगेगा, एआरआर जो है वो पीएटी मांगेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ कैश इनफ्लो की जरूरत है आपको, राइट। क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया होगा, उसमें से क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगी, उसमें से क्या माइनस करोगे, टैक्स माइनस करोगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगी। फिर आप उसमें क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा, कैश इनफ्लो। हमें ये वाला चाहिए, क्लियर। तो यहां पे पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, पेबैक पीरियड दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट
डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है जी, ये निकालने का तरीका कब है, जब कैश इनफ्लो इक्वल हो। कैश इनफ्लो अगर इक्वल है हर साल, 5 साल के लिए कर रहे हो आप, 6 साल के लिए डिसीजन ले रहे हो, हर साल अगर इक्वल है तब तो ये फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। एनुअल कैश इनफ्लो जो है, एनुअल कैश इनफ्लो जो हम बात कर रहे हैं हर साल का बराबर होना चाहिए, राइट। चलो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा इन्वेस्टमेंट कितना जी, इन्वेस्टमेंट हो गया आपका से 1 लाख, ओके। एनुअल कैश इनफ्लो हो गया 10,000 पर ईयर, राइट। मेरा पैसा 1 लाख कब रिकवर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला है आपके पास, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, फॉर्मूला जरूर लिखना एग्जाम में, डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो कितना है 10,000 है। कितना टाइम लग जाएगी, 10 साल लग जाएंगे, तो बच्चों वाली बात है। 1 लाख लगाया और 10,000 हर साल मिल रहा है, तो कोई बता देगा 10 साल में मिल जाएगा आपको, बहुत आसान है। तो बच्चा भी बता देगा कोई भी, 10 साल पे बैक पीरियड आपका, आपने जो पैसा लगाया 1 साल मुझे कब वापस मिल जाएगा, 10 साल में मिल जाएगा। तो क्या उसके बाद इनफ्लो बंद हो जाएगा, नहीं होएगा जी, उसके बाद भी कैश इनफ्लो हर साल 10 साल ही होता रहेगा। इसकी लाइफ मान लो 15 साल है, 15 ईयर्स की लाइफ है कि नहीं, 15 ईयर्स की लाइफ में मान के चला, और मुझे 10 साल में मेरा पे बैक हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी 10,000 मिलता रहेगा, क्या हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पे बैक पीरियड इसलिए उतना कंसिडरेबल नहीं होता। हम छोटे व्यापारी के लिए ठीक है, बड़े बिजनेस में इतना वैल्यू नहीं है इसकी। ये वहां ज्यादा काम होता है जहां छोटे व्यापारी काम करते हैं, जो अपनी छोटी सी इनकम लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, कहते हैं यार मेरी पैसा जल्दी से वसूल हो जाए। 10 साल तो उनको लग गए, ठीक है, हर साल 10,000 कमा रहे हैं, तब भी 10 साल उनको लग गए। उसके बाद जो कमाएंगे उनका प्रॉफिट होगा, हर साल फिर भी 10,000 मिलता रहेगा, वो उनका प्रॉफिट होगा। लेकिन वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ भाई 15 साल की लाइफ है इस मशीन की, है जो भी प्रोजेक्ट है, 10 साल में मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, 5 साल में कमा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में मशीन चेंज कर दूंगा, जो भी करूंगा, राइट। तो ये छोटे व्यापारियों के लिए ठीक है। और कहाँ ठीक है, जहां पे बहुत जल्दी जल्दी चीजें ऑब्सोलीट होती हैं, कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गए, मोबाइल बड़ी जल्दी 2-2 साल में, 1-1 साल में आप चेंज करते हो, वहां ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है जो समय के साथ ऑब्सोलीट हो रहा है, टाइम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तब ये आपको पे बैक पीरियड बहुत काम आता है। आपने कहा भाई मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए और मशीनरी, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल्स इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, फिर नया आ जाता है, फिर नया आ जाता है, और आपको अपग्रेड करना ही पड़ता है मजबूरी में, ठीक है। अब आपको 4G चल रहा है, फिर 5G आ गया, फिर 6G आ गया, कन्वर्ट आपको करना ही पड़ेगा समय के साथ, क्योंकि आपकी जरूरतें प्लस एनवायरमेंट प्लस और सारी चीजें, सोशल एनवायरमेंट प्लस बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है, मजबूर हो जाते हो अपग्रेड करने के लिए, और जरूरत पड़ती भी है। क्योंकि अगर कोई और काम कर रहा है और आप भी काम कर रहे हो, वो आप 5G में कर रहा है, 4G में कर रहे हो, या वो 6G में चला गया जब आने वाला है 6G, तो आप पता चला जब तक वेट कर रहे हो तब तक जो है उसमें घूम रहा है गोला गोला सा, तब तक उसका रिजल्ट भी आ गया। तो आपको भी फास्ट काम करना है, तो आपको भी अपग्रेड करना पड़ेगा समय के साथ। तो मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई आइटम है जो ऑब्सोलीट होता है समय के साथ, पे बैक पीरियड वहां पे यूजफुल है, ओके। और छोटे व्यापारियों के लिए तो है ही है। चलो जी, एक तो ये बात हुई कि आपको जो एनुअल कैश इनफ्लो इक्वल है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर बार 10,000 मिलेगा, कभी 10 मिलेगा, कभी 12 मिलेगा, कभी 8 भी रह जाएगा, कभी बाढ़, भूकंप, कभी कोरोना, कभी कुछ चलता रहता है। हर बार तो ऐसा नहीं होगा पक्का कि 10,000 ही मिलेगा, ठीक है, तब बात होती है। हमेशा इतना इजी नहीं होता कि 10,000 मिलेगा, ये बात खत्म हुई, तो ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। फिर अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव वैल्यू निकालेंगे, प्रोग्रेसिव या क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, इससे काम चलाएंगे। प्रोग्रेसिव कैश इनफ्लो या क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, ठीक है, बताते हैं कैसे होगा। फिर उसमें से पे बैक पीरियड निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता चला जी ईयर 1 2 3 4 5, और आपको कैश इनफ्लो बताया गया जी अनइक्वल। ये कब की बात हो रही है, जब कैश इनफ्लो अनइक्वल हो। वो तो पूरे 10 साल एक ही आइटम था, 10,000 रुपए था, अब यहाँ अनइक्वल है,
पहले साल में आपको मिल रहा है जी 8। अच्छा मैं इन्वेस्टमेंट बता दूं, इन्वेस्टमेंट कितना है जी? इन्वेस्टमेंट आपका है 18,500 मान लेंगे। पहले साल में आपको कितना मिल रहा है जी? 8,000 रुपये मिल रहा है। दूसरे साल में मिल रहा है आपको 6,000। तीसरे साल में मिल रहा है 4,000, फिर 2,000, फिर 2,000। 18,500 लगा के आपको इनफ्लो कितना मिल रहा है? ऐसे ऐसे मिल रहा है जी। ठीक है, अब आपको अगर पे बैक पीरियड बता दो, अब वो फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा क्योंकि एनुअल कैश फ्लो तो अलग अलग है। यहां हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी और प्रोग्रेसिव निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया ईयर आपका, ये हो गया कैश इनफ्लो, ये हो गया क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। ठीक है जी, और ये हो गया पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड नीचे भी निकाल सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, यहीं पे क्लोज करेंगे। पहले साल में कितना मिला जी? 8,000, ओके। 6,000, ओके। 4,000, ओके। 2,000, 2,000। क्यूमुलेटिव प्रोग्रेसिव आपको पता ना कैसे निकालते हैं? 8,000 पहले साल में, ठीक है जी, 8,000 हो गया। फिर कितना मिला जी? 6 और मिल गया, कितना हो गया जी? 14,000 हो गया। फिर कितना मिला जी? 4 और मिल गया तो 18,000 हो गया। फिर कितना मिला जी? 2 और मिल गया तो 20 हो गया। फिर 2 और मिल गया तो कितना हो गया जी? 22 हो गया। हमें क्या मतलब है? हमें 18,500 देखना है कब मिलेगा, उसके बाद क्या मिल रहा है उससे हमें मतलब ही नहीं है। चलो जी, तो 18,500 के लिए 18,000 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, है ना? तो पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा जी? कितने साल में मिलेगा आपको पे बैक पीरियड? ये साल ही तो है, ईयर्स है ना। 3 साल तो पक्का लगेंगे, 3 साल से कुछ ज्यादा ही लगेंगे। कितना अमाउंट फालतू है? देखो 18,000 है, 18,500 चाहिए, कितना फालतू है? यहाँ लिख दो जी 18,500, या कैलकुलेटर पे लिख लो, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कितना और चाहिए मुझे? 500 ही तो चाहिए, और वो 500 किस में से मिलेगा? अगली किस्त में से मिलेगा। अगली किस्त कितने की है जी? 2,000 की। जो अगली आपको इनकम होने वाली अगले साल में, उसका एक फ्रैक्शन मिलेगा। 3 साल तो पूरे लग जाएंगे भाई। मिल क्या रहा है? ये पैसा मिल रहा है ना, तो ये पैसा मिलते मिलते यहां तक क्या हुआ? 18,000 मिल गया। 500 और चाहिए, पूरा 2,000 भी नहीं चाहिए। अगर पूरा 2,000 चाहिए होता तो कितना हो जाता है? 20,000 हो जाता है। 20,000 नहीं चाहिए, 18,500 पर रुकना है। हमारा पे बैक पीरियड कहाँ खत्म हो रहा है उससे मतलब। फ्रैक्शन आ गया इसमें, फ्रैक्शन आ गया। मान लो उसने कहा 20,000 रुपए होता है इन्वेस्टमेंट, तो हम कहते सीधा क्या? 4 साल, बात खत्म। क्यूमुलेटिव निकालते और बोलते 4 साल, पे बैक पीरियड 4 इयर्स, खत्म। उसने कहा नहीं जी फ्रैक्शन है, तो कितना और चाहिए आपको? 18,500 के लिए 500 चाहिए, तो 500 ये हो गया। देखो डिफरेंस किस में से चाहिए? अगली किस्त में से चाहिए, जो अगली इनकम या अगला इनफ्लो आ रहा है उससे चाहिए, तो 2,000 से डिवाइड कर दो। तो 3 साल तो ये हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग कितना आएगा जी? 3.25 मैंने बता दिया, 3.25 ईयर्स। या इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मंथ में निकल आएगा। ठीक है, 0.25 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3 ईयर्स 3 मंथ्स, ऐसे भी लिखोगे तो भी बढ़िया, 3.25 ईयर्स, राइट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या कहानी हो जाएगी? ज्यादा से ज्यादा ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें 2 दे दिए जाएंगे आपको, जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2 दे दिए जाएंगे। ए बी किसका पे बैक पीरियड बेटर है? बेटर क्या होगा? एक 2 साल में दे रहा है, एक 2 साल 2.5 साल में दे रहा है। 2 साल वाला बहुत अच्छा है जी, मनी पे बैक पीरियड जिसमें जल्दी मिल रहा है वो आपका एडवाइजेबल है। तो जिसका कम होगा उसको उठा लेंगे आंख बंद करके, सिंपल। 3 प्रोजेक्ट हैं। अच्छा इनकम इसमें बाद में हो रही है, देखो 2,000 और हो रही है, फिर 2,000 हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं। कोई एक और प्रोजेक्ट ले लो, उसमें पता चला 5,000, 7,000, 10,000 और इनकम होती चली जा रही है, कोई मतलब नहीं। पे बैक पीरियड आगे की इनकम को कंसिडर करता ही नहीं है। जहां हमारा पे बैक वापस आ गया, बात खत्म, वही प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। भले दूसरे वाले में इनकम आपकी कंटिन्यू बहुत ज्यादा होती जा रही है, उसको कंसिडर नहीं करता पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड सिर्फ इस बात पे ध्यान देता है कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी जल्दी रिकवर होती है, वही प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। हमें मतलब नहीं है सबसे बात मत दिखाइए कि बाद में कितनी इनकम होगी, क्या होगी। मेरा मूलधन कितनी जल्दी निकल आएगा। अगर 2 ही साल में निकला है तो और अच्छा है। उससे फायदा क्या होता है? अगर आपको मान लो 2 ही साल में निकल आता है, इसको मैं बताता हूं वैसे, अदरवाइज ये आपका है, मान लो इसको मैं 20,000 कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए। और यहां मुझे 10,000 मिल गया जी, यहां मुझे 10,000 मिल गया, यहां मुझे 15 मिल गया, यहां मुझे
12 मिल गया, यहाँ मुझे 17 मिल गया, कुछ भी मिल गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे 20,000 लेना ना, 20,000 क्या है, 2 साल मिल गए, मैंने इसको क्यूमुलेट तो कर दिया 10,000, ये हो गया 20,000, ये हो गया कितना जी 35,000, ठीक है, ये कितना हो गया 47, ये कितना हो गया जी, ठीक है। लेकिन मुझे क्या है, 20,000 मिल गया, ये बात खत्म। मैं क्या लिखूंगा, पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड लिखूंगा 2 साल, खत्म बात। ये तो आपने नोट कर लिया, पेबैक पीरियड कितना जी, 2 साल। उसके बाद ये जो मिल रहा है मुझे, इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर पेबैक पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट मुझे 2 ही साल मेरा पैसा वापस करके दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। इतनी इनकम हो रही है, उससे कोई कंसिडरेशन इसमें नहीं है, ये खास बात है। तो मेरा पैसा अगर मुझे जल्दी मिल रहा है, 20,000 रुपए 2 ही साल मिल रहा है, तो मैं ये 20,000 दोबारा कहीं लगा लूंगा ना, किसी और प्रोजेक्ट में लगा लूंगा, ये भी तो फायदा है, ये मतलब। तो ये सिंपल मेथड है, और आगे डिस्कस करेंगे इसके, ARR डिस्कस करेंगे, NPV डिस्कस करेंगे। चलो जी, थैंक यू फॉर नाउ।